You're watching the News Hour at 9. Joining me tonight is Vivek Agnihotri, the very, very famous Vivek Agnihotri, filmmaker, a man who speaks his mind, a man who has changed the template on which Bollywood was working. थैंक यू विवेक अग्निहोत्री जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जब आपसे बात होती है तो शुरू करने का मुद्दा हमेशा आप समझिए कि इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि कश्मीर ही बन जाता है। आज ही कश्मीर पर बड़ा बयान आया है और कश्मीर के लीडर जो हैं महबूबा मुफ्ती जैसे, वो कह रहे हैं कि कुछ सरकार ऐसा करने जा रही है कि वोटिंग राइट्स उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को कश्मीर में देने की कोशिश हो रही है। तो क्या इस देश में अब 2 पासपोर्ट लगेंगे? आप इस थॉट पर, इस मूव पर और महबूबा मुफ्ती जी के इस बयान पर क्या मानते हैं? यानी अब उनका खुद अपने स्वयं का इंट्रोडक्शन वो खुद ही देती रहती हैं हर समय, तो मैं उनके बारे में क्या कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन इन लोग का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो डिसइंटीग्रेशन का है, फ्रेगमेंटेशन का है। ये जब से भारत को आज़ादी मिली है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि दो जगह पर चीज़ें डिवाइड हो गई। एक वो लोग जो भारत की इंटेग्रिटी के लिए लड़ते रहे हमेशा और आज भी लड़ रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो देखना ही नहीं चाहते। उनको इस बात पे भी अफसोस था कि हैदराबाद कैसे भारत में मिल गया। ये लगातार सेपरेटिज्म और अब टेररिज्म, ये इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है उसमें मुफ्ती जी उसकी बड़ी लीडर हैं और उनके बयान मुझे आजकल बिल्कुल भी अचंभित नहीं करते हैं। मैं तो बल्कि सोच रहा था कि कैसे इस बात को कि जो आपने देखा होगा जो कश्मीर में जो धीरे धीरे बीच बीच में जो ये हिंदूज की किलिंग्स हो रही हैं, एक बहुत स्ट्रांग थ्योरी जो कश्मीर में चल रही है कि कहीं इसके पीछे एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। मैं चाहता हूँ उसके बारे में अगर मुफ्ती जी जवाब दें और लोगों को बताएं कि नहीं, उससे उन लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है और उसको कंडेम करें। आई थिंक दैट वुड डेफिनेटली गिव मी मोर, उससे शायद उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़े। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कश्मीर फाइल को प्रमोट किया और उन्होंने कश्मीरी पंडितों का एक तरह से इस्तेमाल किया अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। अब कश्मीरी पंडित वहां पर ढूंढ ढूंढ कर ठोके जा रहे हैं। कश्मीर फाइल्स एक कारण है जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित अब टारगेट हो रहे हैं, कश्मीरी हिंदू टारगेट हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कश्मीर फाइल्स जिस जज्बे से आपने बनाई है और जितना उसको सपोर्ट मिला है, उसी पर सवालिया निशान। नहीं, देखिए अब ओवैसी साहब तो पॉलिटिक्स में है, उनका तो फर्ज बनता है, उनका वोट बैंक ही यही है तो उन्हें तो ये कहना है। लेकिन हम 4 साल से फिल्म बना रहे थे और कितने स्ट्रगल सेक्रीफाइस से हमने अगर फिल्म बनाई। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट होता तो क्या प्रॉब्लम था? अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट होता तो थिएटर्स भी हमें खूब मिलते। फिल्म तो हम पिछले 6-7 महीने से पूरी दुनिया में दिखा रहे थे, तब तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी। और फिल्में अगर गवर्नमेंट के कहने से अगर चलती तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की फिल्म भी चलनी चाहिए थी, पृथ्वीराज भी चलनी चाहिए थी, और इसके अलावा कितनी फिल्में साउथ में भी बनी हैं जो बहुत ही नेशनलिस्टिक सब्जेक्ट्स की हैं, लेकिन वो नहीं चली। फिल्में कभी इन कारणों से चलती नहीं है कि कौन उसे सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बिकॉज इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस। तो मेरे ख्याल से ये जो अवेयरनेस कश्मीर फाइल्स ने क्रिएट की है डिप्लोमेटिकली, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन इस अवेयरनेस की वजह से बाकी लोगों की जो बॉयकॉट की कॉल्स होने लग गई हैं, जैसे अभी हाल ही की फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट की कॉल्स आने लगी, ट्रेंडिंग ये स्टेटमेंट्स हो गए पूरे सोशल मीडिया में, और फिल्म नहीं चली। तो क्या क्योंकि ऐसा माहौल बनाया गया था कि क्योंकि आमिर खान की फिल्म है और उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिटिकली सेंसिटिव पोजीशंस लिए हैं इन द पास्ट, चाहे वो इंडिया इज नॉट सेफ फॉर अस एनी मोर एंड यू नो अदर स्टेटमेंट्स दैट ही हैज मेड, क्या आपको लगता है इस वजह से लाल सिंह चड्ढा शायद उतनी कामयाब नहीं हुई? नहीं, तो दंगल के वक्त भी तो बॉयकॉट के कॉल्स आए थे और दंगल के ही पहले शायद आमिर खान साहब ने वो स्टेटमेंट दिया था जिससे सब लोग नाराज हुए थे भारत छोड़ने का। तो पर दंगल तो बिकेम द बिगेस्ट हिट, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जहां तक ये बॉयकॉट की बात है,
ये पूरा ब्लेम ऑडियंस पे डाल देना ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ये बॉयकॉट तो हमेशा से होता आ रहा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड के जो लोग करता धरता है, जो उसको चलाते हैं, जो जमींदार हैं यहाँ के, ये लोग तो टैलेंट को, मूवीज को, पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, सबको बॉयकॉट करते ही आए हैं। ये तो बहुत बॉयकॉट करते हैं। चैंपियनशिप तो बॉयकॉट की इन्हीं लोगों के पास है। डी प्लेटफॉर्म करना, लोगों को कैंसिल करना, ये तो काम यही लोग करते रहते हैं। आपको भी किया होगा शायद एक दो बार कुछ इस तरह से। तो इनको तो पहली बात कोई हक ही नहीं है शिकायत करने का। मेरी तो जितनी बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम तो पूरी तरह से इन्हें बॉयकॉट कर दी थी। ताशकंद फाइल्स को तो क्रिटिक लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था, उसके बाद थिएटर वालों ने कर दिया था। कश्मीर फाइल्स को तो अभी तक ये कैंपेन चला रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो इसमें तो ये लोग एक्सपर्ट हैं, इनको समझना चाहिए। पर हाँ, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और मैं इसको काफी गंभीरता से लेता हूं। मेरे ख्याल से जो ये बॉयकॉट है, ये एक लोगों का गुस्सा है जो बॉलीवुड के स्टार्स की एक जो एरोगेंस है, कुछ डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की और स्टार्स की जो एक एरोगेंस है, जो घमंड है, और दूसरा जो एक आम आदमी, मिडिल क्लास हिंदुस्तानी व्यक्ति जो है, उससे जो डिस्कनेक्ट इनका हो गया है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। ये मुझे एक किसी मिडिल क्लास फैमिली ने कानपुर में बोला था। उन्होंने मुझसे बोला, भैया जब ये कोविड चल रहा था, हम लोग सारे बच्चे भी आ गए थे घर में, छोटा सा घर है, गर्मी थी, पावर कट भी होता था, मच्छर काटते थे, आगे कोई भविष्य नहीं था, अंधकार था। उस वक्त में ये सारे जो लोग थे बॉलीवुड के, ये नाच गाने के वीडियो बनाते थे, अपने 500 जूते मेरे पास, वो वीडियोस बनाते थे, मॉलडीव्स में जाके ये लोग पार्टी कर रहे थे। तो हमको ऐसा लगने लगा, क्या ये कोविड हमारे लिए है, क्या हम ही मरने के लिए बने? ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से बॉलीवुड के लोगों को इसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह की एक फ्लैशी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल आपने इतनी ज्यादा गैप क्रिएट कर दिया है कि भारत का जो आम आदमी है उसको लगता है कि आप उसकी गरीबी पे हंस रहे हैं। आपने कहा बॉलीवुड के ओनर, जमींदार, किसकी तरफ इशारा है? जो लोग लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनको सबसे अधिक पैसा और प्यार भी लोग देते हैं, वो उन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा हूं। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं। 5, 6, 7, 8 नाम है, ज्यादा नहीं है इसमें। तो वो लोग राजा हैं, हम सब लोग तो डरते नहीं। जैसा अमिताभ बच्चन साहब ने एक बार कहा था, मैं नहीं, पहले मैं भी थोड़ा सा घबराता था जब मैं बॉलीवुड का पार्ट था। फिर मैंने एक दिन मेंटली बॉलीवुड से रिजाइन किया, तो मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ऐसा भी लगा कि ये सारे लोग हर समय कहते हैं कि हमारी डिसेंट की रिस्पेक्ट करो, और हम डिसेंट कर रहे हैं। जब ये मोदी जी को गाली देते हैं या हिंदुओं को कुछ बोलते हैं, कहते हैं चूंकि हिंदूज जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, तो हमारी डिसेंट है, इसलिए हम उनसे अगेंस्ट बोल रहे हैं। वी आर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। मेरा सवाल ये उठता है इन्हीं लोगों से कि बॉलीवुड में जो इतना करप्शन, घोर करप्शन, एक मॉरल मतलब एक टोटल मॉरल डिके जो है, उसके अगेंस्ट कभी कोई आवाज, जो एक्सप्लॉइटेशन है, ऑप्रेशन है जो बाकी लोगों का, उसके खिलाफ तो कभी कोई नहीं बोलता। उसके सामने तो सब सरेंडर करके नतमस्तक हो जाते हैं, और बाहर आके दुनिया में जब बोलते हैं कि वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द पावर, तो आपको लगता है कि भारत का आम आदमी क्या इतना मूर्ख है कि वो इस हिपोक्रेसी को देख नहीं सकता है? तो पीपल हैव सीन थ्रू एंड नाउ पीपल आर सेइंग यू गिव अस गुड कंटेंट, तभी हम देखेंगे। आप हमको अब ये पैकेजिंग कर करके दिवाली रिलीज, ईद रिलीज, और इसकी फिल्म और उसकी फिल्म, आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। दिस इज द वर्डिक्ट। मैं कुछ छुपा छुपू के बात नहीं करना चाहता हूं। सारी लड़ाई की जो जड़ है वो है CAA से ये सारी बात चालू होती है। CAA के वक्त में और JNU के वक्त में भी जब वो कन्हैया केस हुआ था, तब भी इन लोगों ने आम जनता का जो कि CA के साथ जुड़ी थी, उसको क्या क्या नहीं बोला है, किस तरह से उसकी खिल्ली नहीं उड़ाई, मजाक नहीं उड़ाया। और कोई भी जो आदमी या तो हिंदू इंटरेस्ट की बात करता है या मोदी जी को सपोर्ट करता है, उस आदमी को ये लोग पब्लिकली इतना रिडिक्यूल करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं इस बात की। और उसमें सिर्फ ये आम आदमी को नहीं करते हैं, ये हर किसी को करते हैं। ये इनका एक फेवरेट स्पोर्ट रहा है। लेकिन जब हिंदू हित की या भारत हित की बात आती है, या जब मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन कैसे हमने क्रिएट की, चूंकि मैं उसमें रिसर्च कर रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा अथॉरिटी से कह सकता हूं, जिस दिन लोगों को ये कहानी पता चल जाएगी कि ये वैक्सीन वर्ल्ड में फास्टेस्ट टाइम में, कम से कम पैसे में और सबसे ज्यादा इफेक्टिव
कैसे बनी और किस तरह से भारत की फोर्सेस, जिनमें कई बॉलीवुड के लोग भी इन्वॉल्व थे, किस तरह से बाहर की वैक्सीन की लॉबिंग इंडिया में करके उसको सैबोटाज कर रहे थे, मैं आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर साइंटिस्ट नंबर 1 एंड द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला, किसी ने उसकी तारीफ नहीं करी। इनकी ये सब 3-3, 4-4 वैक्सीन लगा के ये लोग अपने घर में शूटिंग कर रहे हैं, आज खुश हैं, पर कभी किसी ने पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन जब वो चिताएं जल रही थीं, जब ये क्वेश्चंस उठ रहे थे कि वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी, तो हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करके एक वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट कर रहा था, लोगों के दिमाग में फियर क्रिएट कर रहा था। कई लोगों ने तो इनडायरेक्टली ये भी बोला था कि इफ द मुस्लिम कम्युनिटी डजंट वांट वैक्सीन देन गवर्नमेंट इज नोबडी टू फोर्स देम टू टेक इट। नोबडी फोर्स्ड इट, मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद अपने आप लगवाई उसको, क्योंकि सबको जान की चिंता थी। विवेक अग्निहोत्री जी, सवाल सीधा है, क्या ये देश हिंदू मुसलमान में बटा हुआ था या बांटा जा रहा है? नॉर्थ साउथ में बटा हुआ है या बांटा जा रहा है? या अब आपके फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो प्रो मोदी और एंटी मोदी बस दो ही मजहब हैं इस देश में। आप क्या समझते हैं, कैसे आज इस देश को लोग डिफाइन कर रहे हैं? नहीं, अब बंटने की बात तो 1947 में सेटल हो गई थी, जब भारत का बंटवारा ही कर दिया गया था हिंदू मुस्लिम के आधार पे। और अगर आप देखें तो जो खिलाफत का मूवमेंट चालू हुआ था 1921 में, मोपला राइट्स हुए, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, वो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ। लगातार भारत के 70 साल का जो इतिहास अगर देखें आप, तो उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम राइट्स कभी इधर कभी उधर कहीं ना कहीं होते ही रहे। उसका कारण ये था कि हम लोगों ने मुस्लिम्स को अलग तरह से ट्रीट किया, हिंदूज को अलग तरह से ट्रीट किया। अगर माइनॉरिटीज का इशू होता इस देश के अंदर, जैसा लोग कहना चाहते हैं दुनिया में, तो फिर ये तो प्रॉब्लम सिख, जैन, पारसी हर किसी के साथ होता, उन लोग के साथ नहीं है। तो मतलब ये सारा प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे बेस्ड है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, जब तक इस देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो संविधान और जो सिस्टम है, व्यवस्था है, जब तक वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आपने ही एक डिवीजन क्रिएट कर दिया है कि भाई दो अलग तरह के लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आम दिनचर्या में तो हम सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आई थिंक जहां पे 15 से 18, 20 करोड़, आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट नंबर नाउ, इतनी पॉपुलेशन है, उन सबके लिए एक ही कायदा कानून, सब कुछ एक ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप एक को अपीज करें, दूसरे की बैशिंग करें। दूसरा क्या हो गया कि जो सेकुलरिज्म था इस कंट्री में, जिसमें बॉलीवुड ने भी बहुत बड़ा गेम खेला है, सेकुलरिज्म को डिफाइन कर दिया गया मुस्लिम अपीजमेंट एंड हिंदू बैशिंग। अब ये हम लोग, हमारी जो जनरेशन थी, मेरे माँ बाप की जो जनरेशन थी, उनने तो टॉलरेट कर लिया, लेकिन आज जो बच्चे ग्लोबली अवेयर हैं, जिनके हाथ में 2-2, 3-3 डिवाइसेस हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, दे आर असर्टिंग देमसेल्व्स। ये बॉयकॉट आपको क्या लगता है ये बड़ी उम्र के लोग कर रहे हैं? तो सारे यंग बच्चे कर रहे हैं, जो इनके फैन थे, आज वही लोग इनको बॉयकॉट कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, आई वांट टू आस्क यू, आप कह रहे हैं कि डिविजन्स नहीं है, तो ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ है, दिस इज पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, इस तरह की बातें चल रही हैं। और अभी आपके कॉलीग हैं फिल्म इंडस्ट्री से, अनुराग कश्यप जी, जिन्होंने कहा है कि इस बार ऑस्कर में एंट्रीज होगी, पर मैं उम्मीद करता हूं आरआरआर जाए ऑस्कर्स में, कश्मीर फाइल्स ना चली जाए। अब उस पर आपने ट्वीट जरूर किया है, पर खुलकर आपने नहीं बोला है। मैं पूछना चाहती हूं, is this also stigmatization, or is this really talking about the quality of a winnable movie at the Oscars? अब मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब भी कहीं आग लगती है तो मुझे ये तो पता रहता है कि माचिस किसके घर से आई है। तो लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी ये विश करे कि कोई फिल्म जाए, जैसे मेरा बड़ा मन है कि रॉकेट ही जाए। करूंगी विवेक अग्निहोत्री, आई डोंट नो दिस न्यू विवेक अग्निहोत्री जो आज बार-बार डिप्लोमेटिकली कह रहा है मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा। नाविका डोंट डू दिस, नाविका डोंट डू दिस। नो, बिकॉज़ अनुराग कश्यप प्लीज ऑन हिज नेम हैज ट्वीटेड। आई एम आस्किंग यू अ पॉइंटेड क्वेश्चन। तो मैं, ये माचिस की तिल्ली कहां से आई? मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसा नहीं, मैं कुछ अवॉइड कर रहा हूं। ये माचिस की तीली बहुत दिनों से एक्चुअली आग जला रही थी, लोगों ने अभी नोटिस किया है। तो मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों अनुराग कश्यप के उस पर ट्वीट किया, क्योंकि मैं पैशनेटली फिल्में बनाता हूं अपनी, बहुत हम सेक्रीफाइस भी करते हैं उसके लिए, और उतने ही पैशनेटली मैं अपनी फिल्मों को प्रोटेक्ट भी कर सकता हूं।
देखिए, मैं चाहता हूं जैसे रॉकेटरी जाए उसमें, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये बोलने लगूं कि दूसरी फिल्म नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? अच्छा, मैं कश्यप साहब से ही जानना चाहता हूं, कश्मीर फाइल्स क्यों नहीं जानना चाहिए? क्या आपको लगता है वो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदू भी विक्टिम होता है? कश्मीर का जो झूठा नैरेटिव आपने इतने सालों से क्रिएट किया था, क्या वो स्टैब्लिश हो जाएगा? आपका झूठ एक्सपोज हो जाएगा? आपको किस चीज का डर है? हाँ, अगर वो बोलें कि ये फिल्म इसलिए नहीं जानी चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कैमरा वर्क अच्छा नहीं है या इसकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन आपने सिर्फ कश्मीर फाइल्स को क्यों पिन पॉइंट किया? What is the reason? It's one of the highest viewed film, हिंदी फिल्म, it's an all time blockbuster। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब लोग जो हैं उनकी ओपिनियन, उनका टेस्ट, उनकी लाइकिंग कुछ मैटर ही नहीं करती है? और आपको किसने अथॉरिटी दी? आप ना तो जज हैं ना ज्यूरी हैं, और ज्यूरी तो अभी बैठी भी नहीं है, मार्च में होते हैं ऑस्कर्स। आपने अभी से कैंपेन चला दी और उसके बाद आपके जो पीआर था अपनी फिल्म को प्रमोट करने में, अपने ही स्टेटमेंट को आपने सारे न्यूज़पेपर्स और सब जगह चलवा दिया। व्हेन इट स्टार्टेड गेटिंग वायरल, मैंने तो ट्रेंडिंग में देखा, जब वायरल होने लगा देन आई रिएक्टेड टू इट, क्योंकि ये गलत प्रथा है। कल को फिर क्या होगा कि ज्यूरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी और आप उसको बायस करेंगे और इसको लेकर हर समय एक विवाद खड़ा करेंगे। तो I think it was moral bankruptcy. That's why they said that with a political agenda, definite political agenda. और ये लोग हैं जो अपनी मोदी हेट को एक फिल्म के ऊपर उतारना चाहते हैं, हिंदू फोबिया को एक फिल्म के ऊपर उतारना चाहते हैं। That is all I would like to say at this moment. माचिस की तिल्ली आई कहां से? माचिस की तीली यही जो एक कम्युनिस्ट लॉबी, कम्युनिस्ट तो नहीं बोलूंगा, यानी वो कम्युनिस्ट भी नहीं है तो कम्युनिस्ट होते बोलता मैं, जिनको अर्बन नक्सल्स बोलते हैं, कि बड़ी स्ट्रांग लॉबी है जो आप देखिए हर समय एंटी हिंदू सब्जेक्ट्स पे खुल के बोलते हैं। ये राम जन्मभूमि के अगेंस्ट थे, ये सीए में खड़े रहे, शाहीन बाग गए, ये लोग जो फैक्ट चेकर्स हैं उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, घर घर तिरंगा के अगेंस्ट ये कैंपेन चलाते हैं, ये हमेशा लगातार हिंदू साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं अपनी फिल्मों में भी, और इसीलिए ये कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो ये जो हमेशा बात करते हैं एम्पैथी की, ह्यूमन राइट्स की, ये एक ढकोसला है, ये झूठ है। और देखिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इनसे बाहर हूं, मैं इन पर डिपेंड भी नहीं करता हूं, लेकिन आम आदमी है सीन थ्रू, आम आदमी को ये बात पता चल गई है कि ये लोग इतने हिपोक्रेट हैं और इसलिए आम आदमी इनके फिल्मों के टिकट्स नहीं खरीद रहा है। तो बॉलीवुड फिल्म्स आर फेलिंग बिकॉज ऑफ द एरोगेंस ऑफ द सो कॉल्ड पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ बॉलीवुड। या जब एरोगेंस आ जाती है आदमी को बहुत ज़्यादा, तो वो फिर वो केयर नहीं करता है, वो उसे लगता है मैं खुदा हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लोग मेरे लिए मरे जा रहे हैं। एक ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा क्या, देखिए 3 लेवल पे ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ, ओटीटी की प्राइसिंग। जो ये फॉरेन की जो अमेरिकन कंपनीज आई, इनने ओटीटी में इतना ज़्यादा पैसा स्टार बेस्ड फिल्म्स को देना चालू कर दिया, और जो ब्रांड्स थे उनने इतना ज़्यादा कि ये 4-5 साल में एक फिल्म करते हैं, बाकी टाइम दे अर्न मिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम दीज थिंग्स। तो इनको ये लगा कि अरे थिएटर हु केयर्स, मैं पीआर में और मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करता हूं, लोग तो मैं भगवान हूं, आएंगे ही देखने, और ओटीटी से तो मैं सेफ हो जाता हूं और ब्रांडिंग से मुझे पैसा मिलता ही है। तो जब भी आप क्रिकेट हो चाहे फिल्म्स हो, आप देखिए जब आदमी अपना जो कोर बिजनेस है उसकी सिंसेरिटी को छोड़ के किसी और चीज में ध्यान देता है, तो उसके जो ग्राहक होते हैं वो भी सतर्क हो जाते हैं। But I want to ask you, many people may point a finger at you and also say कि आपको आज के दौर में कुछ गलत नजर ही नहीं आता, तो शायद आप फेक हैं, आपको फैक्ट चेक करने की जरूरत है। ये क्रिटिक्स जो आपके बारे में बोलेंगे, क्यों वो कहेंगे नहीं है कि क्या आप बिल्कुल, आपको आज के इंडिया में कुछ भी गलत नहीं नजर आता, तब आप उनको क्या जवाब दें? नहीं, इंडिया में बहुत सारी गलतियां, ऐसा नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूं इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एफिशिएंसी, इंडिया का प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी, इंडिया का प्रॉब्लम है एक प्रोफेशनलिज्म टुवर्ड्स वर्क एंड ऑल। मैं इस पे बहुत लेक्चर्स देता हूं, बड़े यूट्यूब में मेरे पढ़े, मैं लेकिन फोकस मैंने अपने लिए कुछ चीजें, यस सर, ऑफ कोर्स, बट मैंने ये कई बार बोला और मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूं और आई लाइक हिज लीडरशिप एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लीडरशिप। और मैंने जब 2019 में भी शायद आप क्या कहीं मैंने बोला भी था कि अगले 5 साल आई विल फॉलो मिस्टर मोदी एंड आई विल कॉन्ट्रीब्यूट, आई विल सपोर्ट इन हिज मिशन एंड आई विल कॉन्ट्रीब्यूट टू डूइंग दैट। तो मेरा तो एजेंडा एकदम क्लियर है, मेरे में कोई हिपोक्रेसी नहीं है। Well,
So at least we are getting the semantics right. Vivek Agnihotri, you are always a pleasure to speak with. और ऐसा जब आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि तमाम प्रॉब्लम्स देश की आज ही रिजॉल्व कर लें, हर मुद्दे पर बात कर लें, पर समय कम है। लेकिन कहना चाहूँगी कि आप जब दिल से बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, जब नाम लेने से थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हैं तो शायद पब्लिक आपसे सवाल पूछने लगेगी। इसलिए नाम लिया करिए, आपकी बेबाकी ही आपकी पॉपुलैरिटी है और इसे ज़रूर कायम रखिएगा। Thank you very much, Navika ji. Thank you. Thank you for joining me, Vivek Agnihotri, and presenting uncut, uncensored Vivek Agnihotri.